जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है वो दिखाता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। पिछले 2-3 बजट से बहुमूल्य रत्न, आभूषण और विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। इसके बावजूद जनता को वांछित सुविधा नहीं दे पाते हैं। और क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जल नाज तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे, जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता साइना एनसी पर की गई टिप्पणी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार यानी कि साइना एनसी बाहर से आई हैं और वो एक आयातित माल है। अगर वह एक आयातित माल है तो यह महिला का अपमान कैसे है? आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा? आपको एक बार इतिहास जरूर देखना चाहिए। बाहर का माल है तो बाहर का माल है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वह बाहर से आया है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा है इस दौरान आपको सुनवाते हैं। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है।
बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इश्यू करने की जरूरत नहीं है भाई। विधानसभा निवडणुकीनंतर ओबीसी आरक्षण थांबवले जाणार आहे, त्यामुळे आरक्षणवादी जनतेने आपल्या पक्षाला पाठिंबा द्यावा असं जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विश्वकर्मा पूजा पर दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे काम करना आता है, मुझे गाली देनी नहीं आती। मैं जब 10 साल पहले लोगों के घरों में जाता था तो वो मुझे अपने पानी बिजली के 8,000 से 10,000 के बिल दिखाते थे और कहते थे कि ये बिल भरे या बच्चों को पढ़ाए। मैंने कहा था कि एक बार सरकार बना दो तो सब बिल माफ कर दूंगा, और सरकार बनने के बाद ही सारे बिजली और पानी के पुराने बिल माफ कर दिए गए। और क्या कुछ कहा है विश्वकर्मा पूजा पर दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज भी मेरे को याद है, जब मैं 10 साल पहले चुनाव प्रचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेके आ जाते थे मेरे पास, अपने अपने पानी के बिल लेके आ जाते थे अपने पास। हजारों रुपए के बिल आया करते थे लोगों के, बिजली के हजारों रुपए के बिल आते थे, पानी के। लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी और 8,000 रुपए का बिल, 10,000 रुपए का बिल। पानी का लोगों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का बिल। लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें। मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। सोलंकी ने दिवाली के दौरान शिव मंदिर में पूजा की और दिए जलाए थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा, हमने पूजा अर्चना नहीं की थी, हम वहां से जा रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि आप यहां दीप जलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दे दीजिए। हम फतवे देने वाले पर कुछ नहीं कहेंगे, वह बड़े हैं, उन्होंने जो कहा हम उसका आगे से ख्याल रखेंगे। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई, उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये बोला था कि बुद्ध पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी, और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना। पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था, और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी, और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस जमीनी हकीकत देखे बिना आरोप लगाना जानती है। उत्तराखंड में जो काम हुआ है वह पीएम मोदी के आशीर्वाद से हुआ है।
मोदी ने उत्तराखंड के लिए काम किया है, खासकर केदारनाथ के लिए। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए और बिदर रोड को, और आज मैं गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूँ। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है, उसके तहत हमें कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ वहां से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ही है। हम लोगों ने बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर और शक्ति केंद्रों पे जिस तरह से पहले ही बैठक कर चुके हैं, और अब हमारी जो स्टार प्रचारक की सूची जो जारी हुई है उसके निमित्त 10 तारीख से सभी लोग जाएंगे, अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे और अलग अलग मंडलों में अलग अलग सभाएं करेंगे। और मुझे लगता है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। जिस तरह से केदारनाथ में जो काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर घोषणाओं के तहत ही घोषणा ही नहीं की, बल्कि जमीन में काम को उतारा है। शासनादेश जो जारी हुए हैं, काम शुरू हुए हैं, और माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ का रहा है। केदारनाथ देवभूमि है, और केदारनाथ की धरती से जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और केदारनाथ के लिए जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। और इसके निमित्त केदारनाथ के वासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, ये